नमस्कार। आज के एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो इन खास कार्यक्रम में तमाम उन बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा होगी। उसको लेकर अगले आधे घंटे तमाम जो जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर, योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है और इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। और तीसरी बड़ी खबर, नीट यूजीसी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हुआ है। चौथी बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में साल में 2 बार एडमिशन होंगे। पांचवी बड़ी खबर, आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जो मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री मिलेंगे। तो ये 5 बड़ी खबर और इसको लेकर अगले आधे घंटे तमाम जो अपडेट्स है, तमाम जो जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 5 वो बड़ी खबरें हैं, चाहे प्रदेश की बात करें या फिर नीट को लेकर बात करें। आगे बढ़ते हैं, आज के एजेंडा में एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, क्योंकि लगातार इसको लेकर अगर आप तक जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि योगी सरकार ने दरअसल मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत समूह का और खा के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वहीं समूह गा और घा में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। समूह का और खा के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20%, तो वहीं समूह गा और घा के लिए अधिकतम 10% की सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक के लिए किए जाने हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समूह गा और घा के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा। यदि 10% से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए मंत्री की अनुमति आवश्यक होगी। वहीं यदि समूह का और खा में 20% से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। विजय जी, क्योंकि जिस तरह से अगर स्थानांतरण की बात करें, इन प्रस्तावों को आप कैसे देख रहे हैं, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, योगी सरकार हमेशा स्थानांतरण को लेकर बहुत सख्त पॉलिसी बनाती है और पिछले सालों में देखा गया है कि 30 जून के बाद तबादले नहीं हो पाते और 30 जून तक ही सारे तबादले किए जाते हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था, 30 जून के बाद बैकडेट में कुछ तबादले किए गए थे, कई मंत्रियों को काफी उनकी फजीयत भी हुई जी। मुझे लगता है कि इस बार सरकार ने 20% तबादले की बात कही है। तैयारी कितनी है अधिकारियों की तबादलों को लेकर, और जो सिफारिशें होती हैं उस पे कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तबादलों में सिफारिशें ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हमेशा ये समस्या रही कि वो सिफारिश नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि एक सख्ती ही रहेगी या कुछ इस बार लिबरल होकर सरकार तबादले करेंगी। कर्मचारी इस बात को बहुत गौर से देखेगा और वो लोग भी गौर से देखेंगे जिनके परिवार के लोग, जैसे पति पत्नी का टीचर हैं, पति पत्नी अलग अलग जगह पोस्टेड हैं या कोई अपने घर से बहुत दूर है, तो थोड़ी जो होलिस्टिक अप्रोच होती है सरकार की तबादले में, होलिस्टिक अप्रोच होगी या नहीं होगी, ये सब चीजें देखने की बात है। और मुझे लगता है कि समय कम है। सिर्फ आज देखिए 12 तारीख है, 18 दिन कुल हैं और 18 दिन में तबादले करने हैं। तो इतने कम समय में तबादले हो पाना और सही ढंग से तबादले हो पाना, जेन्युइन लोगों को मदद मिल पाना, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और फिर भी ये एक अच्छा फैसला है। सरकार सख्ती करती है तो सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन मैसेज जो है सख्ती का जब जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है। जी, इसी के साथ, क्योंकि देखिए 42 प्रस्ताव विजय जी रखे गए थे जिसमें से 41 को मंजूरी मिली है, अगर इसको लेकर भी आप जानकारी दे सकें। देखिए, सभी ज्यादातर प्रस्ताव, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और रोचक प्रस्ताव तो आईआईटी कानपुर में जो एक मेडिकल सेंटर बनाने की बात है, ये अपने आप में बड़ा अनोखा, यूनिक है। करीब 1 दर्जन हायर एजुकेशन के 1 दर्जन कोर्सेज जो एमबीबीएस बच्चे हैं या एमडी बच्चे हैं उनके लिए आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है। और एक नया उन्होंने किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग, तो मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सी चीजें हैं, उन सारी चीजों को जोड़ के नए नए सिलेबस बनाए गए हैं, नए नए कोर्सेज बनाए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, देखिए हमारा देश जो है मेडिकल इक्विपमेंट में डिपेंड करता है इम्पोर्ट पर, यानी विदेशों से जो इक्विपमेंट आते हैं काफी महंगे भी होते हैं और जनता को मिलना भी मुश्किल होता है। कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो आईएम
आईटी कानपुर ने जो व्यवस्था शुरू की है मेडिकल इंजीनियरिंग की, वो बहुत अच्छी बात है और सरकार ने उसमें भरपूर मदद की है। ये बहुत बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में इसका बहुत लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को होने वाला है। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आगे भी बने रहिएगा, तमाम जानकारी आपसे ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के एजेंडा में रुक करते हैं एक बड़ी जानकारी का। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा 274वीं राज्यसभा का सत्र 27 जून से प्रारंभ होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे, जहां केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, इस पर भी हर किसी की निगाहें बनी होगी। राज्यसभा का सत्र आपको जानकारी दे दें कि 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। और दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषि कुमार जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। ऋषि जी, इस बार का सत्र किस तरह से खास, क्या कुछ अपडेट आपके पास? की बात करें तो 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है। जी जी। और यह सत्र जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बुलाया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि 24 जून से 3 जुलाई के बीच में लोकसभा का सत्र रहेगा, जबकि 27 जून से 3 जुलाई के बीच में राज्यसभा का सत्र रहेगा। हम जानते हैं कि लोकसभा का जब ये पहला सत्र है 18वीं लोकसभा का जी, तो ऐसे में सबसे पहले जो सांसद जीत कर आए हैं, सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी। और उस शपथ को दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर, जो कि आमतौर पर जो हमारा कन्वेंशन रहा है कि जो सीनियर मोस्ट सांसद होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाकर एक स्पीकर का चयन किया जाता है। और स्पीकर के चयन करने के लिए सांसद की शपथ जरूरी है। एक सांसद के तौर पर वो शपथ लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि चूंकि ये पहला सत्र है, इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा, ये काम होना है। और इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से जो विश्वास प्रस्ताव भी रखती है, जिसके जरिए वो बताती है कि उनके पास इतने सांसदों का बहुमत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एनडीए की ये लगातार तीसरी सरकार है, इसके पास बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सांसद हैं। तो उस तरीके की जो भी पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और इसमें जो लंबा समय जो रहेगा, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी। नियम यही है कि कोई भी सरकार जो चुनकर आती है, उसका पहले सत्र का और वर्ष के पहले सत्र का शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से की जाती है। ये हम देखते रहे हैं। तो इस बार 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। क्योंकि ऋषि जी देखिए, क्योंकि अब की बार नए सदस्य भी जुड़ रहे हैं, उन पर भी हर किसी की निगाहें होंगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऋषि जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ऋषि जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चले ऋषि कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज के एजेंडा में रुक करते हैं अगली खबर का। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा समय में थल सेना के उप सेना प्रमुख हैं। दरअसल मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के कारण वो 30 जून को रिटायर होंगे और उसी दिन देश को एक नया सेनाध्यक्ष मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नीट रिजल्ट विवाद में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि एग्जाम और काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए से अपेक्षा होती है कि वह किसी भी लांछन से परे हो, लेकिन आरोपों के बाद परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो रही है। हमें इसका जवाब चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और एनटीए के अलावा बिहार सरकार को भी नोटिस
नोटिस जारी किया है। आरोप है कि पर्चा वहीं लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके नीट का पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। इसे लेकर तमाम छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि एग्जाम दोबारा करवाया जाए। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर करेंगे विजय उपाध्याय जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से ये बातें नजर आई, इसको लेकर आप कैसे इसे देख रहे हैं? और अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को, वहां पर आप कैसे संभावना देख रहे हैं? देखिए, यूं तो मामला कोर्ट में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे बोलना जरूरी है जी। एक तो 4 हफ्ते में कोर्ट ने जवाब मांगा है। कोर्ट खुद कह रहा है कि पवित्रता प्रभावित हुई है और उन्होंने काउंसलिंग नहीं रोकी। जी जी। मुझे लगता है ये डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए थी। 23-24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और अगर आप 4 हफ्ते बाद यानी जुलाई में जब काउंसलिंग हो चुकी होगी तब कोई फैसला देंगे तो क्या होगा? छात्रों का भविष्य तब ज्यादा दिक्कत में आएगा। जिन जो 6 याचिकाएं हैं उसमें 5 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग ये है कि पेपर लीक हुआ है तो राज्यों ने कार्रवाई की। जैसे बिहार में तो बाकायदे वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, बिहार आर्थिक अपराध शाखा के पास वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। दूसरी मांग एक ही सेंटर पे 6 लोगों को 720 नंबर मिल गए। तीसरी मांग जो इनकी है कि 720 नंबर का पेपर है, आपने 718 719 अंक कैसे दे दिए? चौथी मांग है ऑफलाइन परीक्षा में देरी कैसे आपने नापी, यानी जिसपे ग्रेस मार्क इन्होंने देकर 720 तक पहुंचा दिया है, 718-19 तक पहुंचा दिया है, तो वो टाइम आपने कैसे उसको मेजरमेंट कैसे किया है? जी जी। और पांचवी मांग ये है कि 1563 छात्र ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, उनका कैसे तय किया आपने? पैरामीटर आपके क्या थे? जी। तो ये जो मांगे हैं, जो 5 मांग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और 6 याचिकाएं हैं। अब इसमें जब जवाब आ जाएगा जुलाई में, कोर्ट कहता है, आज जैसे कल उन्होंने कहा पवित्रता भंग हुई है, तो जब भंग हुई है तो आपको काउंसलिंग रोक देना चाहिए था, डे टू डे हियरिंग करके हफ्ते भर में इस मामले को निपटा देना चाहिए था। लेकिन ये मामला जितना लटकेगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी और सुप्रीम कोर्ट को कम से कम गंभीर विषयों में मुझे लगता है कि जहां 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल हो, परीक्षा का मसला हो, वहां पे तो आपको तेजी से हियरिंग करके चीजों को फाइनल करना चाहिए। आप अगर परीक्षा रद्द करना चाहते हैं तो रद्द कर दें, नहीं रद्द करना चाहते हैं तो भी कर दें। और अगर आप सिर्फ 1526 छात्रों के बारे में कोई फैसला देना चाहते हैं कि उनकी फिर से परीक्षा कराई जाए या कोई भी नया मेजरमेंट आप देना चाहते हैं तो वो भी दे दें। डिले करना, मुझे लगता है कि एक कहावत कही जाती है कि अगर न्याय में देरी मिली तो न्याय नहीं मिला, तो मुझे लगता है ये मसला इसी तरफ जा रहा है। जी विजय जी, क्योंकि काउंसलिंग पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इनकार नजर आया, इसको लेकर आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, काउंसलिंग तो तुरंत रोक देनी चाहिए थी और इनको डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए थी। अगर काउंसलिंग हो जाएगी तो छात्र काउंसलिंग की फीस जमा करेंगे, काउंसलिंग करके सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब अगर पवित्रता भंग हुई है फिर भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये एक विचित्र मामला हो गया है, विरोधाभासी मामला हो गया है। हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कोर्ट की कार्रवाई पर, लेकिन ये एक चूंकि 24 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो फिर ये कह देते कि नहीं ये 1526 जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है, हम इस मामले को देखेंगे, बाकी सारे छात्रों को उनको आप काउंसलिंग कराइए, उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाइए। लेकिन आप सभी की काउंसलिंग पर विजय जी, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि अभी राहत छात्रों को देने के लिए क्या कुछ विकल्प आप देख रहे हैं? विकल्प ही तो जुलाई में चला गया। अगर कोर्ट कह रहा है कि पवित्रता भंग हुई है, फिर वो 8 जुलाई को सुनवाई कर रहे हैं जी, तो ये जो 4 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, ये आगे इस समय का क्या होगा? और तात्कालिक तौर पे छात्रों को कोई राहत नहीं मिली। तात्कालिक तौर पे उन 1526 छात्रों को जिनको ग्रेस मार्क मिला है उनको भी कोई उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब हियरिंग आगे बढ़ेगी और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाके अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा तो इन 24 लाख बच्चों के भविष्य को लेके कितना बड़ा खिलवाड़ है। असल में दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो कई बार बड़ी स्लो हो जाती है और कई बार बहुत बड़े मसलों पे, खासतौर पे बच्चों से जुड़ा हुआ मसला जो है उस पे तो इनको तत्काल सुनवाई करके डे टू डे हियरिंग करके या हफ्ते भर में या टाइम लिमिट करते हैं कि हम जून के भीतर सब सुनवाई करेंगे, फिर काउंसलिंग करिएगा। तो राहत तो कोई नहीं मिली। ऊपर से टिप्पणी और जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पवित्रता भंग हुई है। तो आखिर पवित्रता भंग हुई है जब आपको महसूस हो रहा है तो आपने किया क्या? उन्होंने किया कुछ नहीं, अभी खाली जवाब मांगा है।
जी विजय जी, क्योंकि देखिए अब 8 जुलाई की बात आप भी कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को कहीं ना कहीं अब देखना होगा 8 जुलाई में विजय जी क्या कुछ तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से नजर आएंगी। पर फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय जी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूजीसी ने तमाम भारतीय यूनिवर्सिटीज को विदेशी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो की तर्ज पर साल में 2 बार एडमिशन करने की इजाजत दे दी है। यूजीसी ने साफ किया है कि 2 बार एडमिशन करने का ये नियम कंपलसरी नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से साल में 2 बार एडमिशन दे सकती है। 2 बार एडमिशन देने का फैसला हाल ही में यूजीसी कमीशन की बैठक में लिया गया। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि अगर भारतीय यूनिवर्सिटी एक साल में 2 बार एडमिशन देती है तो इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। जिन छात्रों के बोर्ड रिजल्ट देरी से आते हैं या कुछ छात्र स्वास्थ्य समस्याओं के कारण या व्यक्तिगत कारणों से जुलाई अगस्त के सत्र में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, वह जनवरी फरवरी में होने वाली एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इससे उन्हें एडमिशन के लिए पूरा 1 वर्ष इंतजार नहीं करना होगा और साथ ही कैंपस प्लेसमेंट के मौके भी बढ़ेंगे और कंपनियां 2 बार कैंपस में आएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ एमके अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। एमके जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले भविष्य में, क्योंकि देखा जाता है, क्योंकि कहते हैं आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं और वो उजागर करते हैं, ऐसे में इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार का यूजीसी ने ये एक तरह से ओपनिंग शुरू की है, अनुमति दी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय या और इंस्टीट्यूशंस इसको 100% अडॉप्ट करें। लेकिन यूजीसी ने इसलिए किया है कि कई कोर्स ऐसे हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर की संभावनाएं हैं कि जो उपलब्ध संसाधन फिलहाल है उसी में 2 बार एडमिशन ले करके जो बच्चे बाहर छूट जा रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर अवसर दिया जा सके। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है वो एक फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति है और उसी फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है। इसको एक प्रयोग भी किया पिछले वर्ष, खास तौर पर दूरस्थ शिक्षा में, ऑनलाइन शिक्षा में इसका सफल प्रयोग भी किया है। अब इसी आधार पर उन्होंने विश्वविद्यालयों को और अन्य हायर एजुकेशन की संस्थाओं कहा है यदि उनको लगता है तो 2 बार प्रवेश ले सकते हैं। यूजीसी उसकी अनुमति देता है, लेकिन वो अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको कर सकते हैं। उन्होंने केस भी बताया, यूजीसी की चेयरमैन ने, लगभग 50 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो छूट गए थे एडमिशन से, तो उनको किस प्रकार से जनवरी फरवरी में एडमिशन देने से बैकलॉग कम हुआ है। तो हायर एजुकेशन की दर को बढ़ाना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, इसलिए ये काम किया जा रहा। क्योंकि देखिए अब जैसे 2 बार एडमिशन करने की जो इजाजत दे दी है, इसको लेकर एमके अग्रवाल जी आने वाले समय में कितना बड़ा आप बदलाव देख रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन? देखिए, इसमें पहली चीज क्या है कि जो संस्थाएं हैं उनको अपनी व्यावहारिकता का जो है आकलन करना होगा कि हम किन कोर्सेज को हम बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ कोर्स हैं, 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स फिर से एक पॉपुलर होते जा रहा है, तो यदि ऐसा लगता है तो हम ये भी कर सकते हैं कि इधर 6 महीने का कर लिया एडमिशन, फिर हम जनवरी फरवरी में कर लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो इस तरह के शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के तमाम प्रोग्राम अब लॉन्च हो रहे हैं, तो विश्वविद्यालय भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और संस्थाएं भी जो हायर एजुकेशन की है वो पार्टिसिपेट कर रही। तो ऐसे में इसको किया जा सकता है। दूसरा, अब भारत ओपन कर रहा है अपने को फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। आप देखेंगे भारत में विदेशी छात्रों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, वो चाहे भारत सरकार के अपने ICCR के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो। तो भारत इसको एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है और चाहता है कि इसमें उच्च शिक्षा में हमारे यहाँ विदेशी छात्र आए। तो यदि वो मान लीजिए कि जनवरी फरवरी उनको सूट करता है तो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम है, खासतौर पर जैसे PhD देखते हैं, 1 ईयर प्रोग्राम में अगर 2 बार किया जा सकता है थोड़ा आसानी पड़ेगी। और भारत में भी आप देखेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो जल्दी ही 1 वर्ष का लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे मुझे लगता है कि और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा साल में 2 बार प्रवेश करना। पुनः मैं कहूंगा
राजकीय संस्थाओं के अपनी क्षमता के आधार पर उनको निर्णय लेना होगा। एम.के. अग्रवाल जी, क्योंकि ट्रेडिशनल अगर यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो क्या वो भी इससे प्रभावित होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, प्रभावित सब होंगे, प्रश्न ये उठता है कि किसको लाभ लेना है, किसके पास अपनी क्षमता है। अब जैसे कई बड़े संस्थान है जहां पर इनटेक बहुत कम होता है एक बार में जी। तो वो दोबारा इनटेक ले सकते हैं, तो उनके लिए ज्यादा उपयोगी का जो बड़ी संस्थाएं जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय को भी आप देखते हैं बड़ी, या इसी प्रकार से, और इनको अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके इसका आकलन करना होगा। रोजगार को लेकर आप इन संभावनाओं को कैसे देख रहे हैं एम.के. अग्रवाल जी? निश्चित तौर पर अब जिस प्रकार से हमारा एडीपी 2020 है वो रोजगार परक कह लीजिए या व्यवसाय परक जो है शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये 2 बार जब आकर्षण बढ़ता है का कारण ये होगा कि जब हम रोजगार के क्षेत्र में पहल को और मजबूत करेंगे तभी ये 2 बार वाला फायदेमंद साबित हो पाएगा। एम.के. अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बारीकी से तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में आज से बीजेपी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। के.बी. सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा उप मुख्यमंत्री रूप में आज यहाँ शपथ लेंगे। बीजेपी ने यहाँ लोकसभा चुनावों के 7वें विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। बीजेयू जनता दल के 24 साल के शासन को खत्म कर राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। भुवनेश्वर में दोपहर बाद होने वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आज नई सरकार शपथ लेगी। यहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को एनडीए ने अपना नेता चुना है। चंद्रबाबू नायडू आज सुबह विजयवाड़ा के बाहरी इलाके में गवर्नम हवाई अड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह करीब 11:27 पर शपथ लेंगे और उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनाते हैं। भाजपा का उड़ीसा का प्रदेश में वो संकल्प पत्र को लेते हुए हम जरूर सारा उड़ीसा को और जो मध्यवित्त और निम्न परिवार लोग जैसे उनका लेते हुए संकल्प पत्र बना हुआ है उनको न्याय देने के लिए वो काम चारी तरफ अच्छा ढंग से हम करेंगे। इतना बड़ा जिम्मेदारी हम पे दिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम पे उड़िया लोगों को जो बोले थे, उड़िया अस्मिता के लिए, जगन्नाथ ऐतिह्य के लिए, जगन्नाथ मंदिर के लिए जो बोल के गए थे उसको एक एक करके कल से काम शुरू करेंगे। हमारी सरकार गरीब के लिए काम करेगी, युवक, महिला, कृषक उनकी विकास करेगी और महिला सुरक्षा के लिए एक नया दिगंत खड़ी करेगी। All I would like to say that the agenda of development विकसित भारत एजेंडा को लेके जो हम लोग सत्ता में आए हैं उसी सत्ता को लेके लोगों के बीच जाएंगे। बीजेपी being a cadre based party looks into all the aspects and from the organizational point of view the state the formation of the government is going to have all round representation from all society। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। शैलेंद्र जी, क्योंकि ओडिशा की बात करें 24 साल बाद बीजेपी की सरकार और आंध्र प्रदेश की बात करें तो गठबंधन की सरकार, इस संदेश को आप कैसे देख रहे हैं भविष्य के तौर पर? देखिए, एनडीए के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है जब 2 राज्यों में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आई है उड़ीसा में और पहली बार उड़ीसा में मुख्यमंत्री बीजेपी का होने जा रहा है और वो भी आदिवासी समाज से आने वाला मुख्यमंत्री। मोहन मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया है, 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि उड़ीसा में इतने संघर्ष के बाद बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, अपने दम पर उनका अपना मुख्यमंत्री होने जा रहा है। आदिवासी समाज से हमने देखा कि पहले भी झारखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री दे चुकी है, अर्जुन मुंडा हो या फिर बाबूलाल मरांडी। अब उड़ीसा में जब पहली बार सरकार बनने जा रही है तो आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री देने जा रही है बीजेपी। हमने देखा कि जब राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात थी
तब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को जब उम्मीदवार बनाया गया था, वो भी उड़ीसा से आती थी। देश को पहली आदिवासी महिला के तौर पर राष्ट्रपति मिली। और अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी आदिवासी समाज के लोगों को नेतृत्व दे रही राज्यों में भी। बीजेपी और एनडीए की 11 में से 8 राज्यों में सरकार है जहां पर आदिवासी की अच्छी खासी संख्या है। आंध्र प्रदेश में आप देखें, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए के जो घटक दल है वहां बीजेपी है और जनसेना, उनके भी मंत्री बनेंगे ऐसी संभावना है। 1 मंत्री बीजेपी का और 2 मंत्री पवन कल्याण की जनसेना का। तो वहां भी बहुत बड़ा दिन है। अब से थोड़ी देर बाद 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और हम देखेंगे कि तकरीबन 2 दर्जन मंत्री आंध्र प्रदेश में बनाए जा सकते हैं। उड़ीसा में 2 मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन शपथ लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक संतुलन बनाने की बात बीजेपी ने की है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा आगे किया और अलग अलग रीजन से 2 उप मुख्यमंत्री भी ऐलान किए गए। क्योंकि देखिए शैलेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि अब चाहे 2 फैसलों को लेकर हम देख रहे हैं, क्योंकि जब पदभार पीएम ने संभाला 2 फैसले बड़े लिए गए और अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सकारात्मक जो तस्वीरें हैं भाजपा के लिए नजर आ रही हैं। अब जो जन कल्याणकारी योजना है वो और जल्द पहुंच सकेंगी जनता के बीच। देखिए, एनडीए की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार हो। जी। और जब लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में और इसके साथ ही साथ हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए, सिक्किम में, तो अरुणाचल में भी बीजेपी को एक शानदार बहुमत हासिल हुआ है। आज विधायक दल की वहां बैठक हो सकती है। वहां पर भी आप देखेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में बीजेपी का मुख्यमंत्री। लेकिन संयुक्त आंध्रा में तो हमने देखा था कि चंद्रबाबू नायडू सीएम बने थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद, तेलंगाना और आंध्रा अलग होने के बाद ये पहली बार है जब हम देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू को फिर से सत्ता हासिल हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एनडीए के लिहाज से इसलिए है कि एनडीए की राज्यों में सरकारें बढ़ती जा रही है, उससे केंद्र की जो योजना है उन्हें तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी राज्यों में। क्योंकि अक्सर आरोप लगता है कि विपक्ष की सरकारें केंद्र की योजनाओं पर उतना ध्यान नहीं देती है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बहुत रफ्तार से काम हुआ योगी आदित्यनाथ आने के बाद। तो वो उम्मीद आंध्र प्रदेश में अब बीजेपी कर सकती है, एनडीए कर सकती है और उड़ीसा में भी ये उम्मीद जताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये आज के एजेंडा में कुछ बड़ी खबरें थी जिसको लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाया गया। मेरे साथ आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।